हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोरिया की ड्रामा द परफेक्ट क्राउन को। एक लड़की जो देश की सबसे पावरफुल फैमिली में से है, जो सब कुछ जीतना चाहती है, उसके पास सब कुछ है, बस एक चीज़ हमेशा उसे रोकती है कि वो असल में रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ एक लड़का जो कि प्रिंस है, राजा का दूसरा बेटा, लेकिन ना उसके पास ताकत है और ना कोई अपना पहचान है। एक लड़की जो सब कुछ जीतना चाहती है और एक राजकुमार जो खुद को ढूंढ रहा है। क्या होगा जब इन दोनों की दुनिया एक दूसरे से टकराएगी? एक रिश्ता जो इन दोनों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है जोशन एरा से अभी भी किंग राज करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रखा है जहाँ पे अभी भी राजा का टाइटल है और उसके साथ में पार्लियामेंट काम करती है और क्राउन को अभी भी बहुत इज्जत दी जाती है और इस चीज़ को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर हम देखते हैं एक स्कूल को जिसको शुरू में सिर्फ रॉयल फैमिली के बच्चों के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे सभी टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के लिए खोल दिया गया। आज यहाँ रिजल्ट अनाउंस होता है और सभी स्टूडेंट्स अपना अपना रिजल्ट चेक कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक रॉयल फैमिली का लड़का मिनसुक आता है। जब वो अपना रिजल्ट देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इस बार भी वो सेकंड आया था और वो लड़की फिर से फर्स्ट आई। फिर हम देखते हैं ये कौन होती है, और ये हमारी मेन लीड हीरोइन हीजू होती है। हीजू मिनसू के पास आती है और उसे टॉन्ट मारती है और कहती है तुम तो फिर से हार गए। मिनसू को उसे याद दिलाता है कि वो कोई रॉयल फैमिली से नहीं है। हीजू बिना डरे उसको जवाब देती है। इस स्कूल के ज़्यादातर बच्चे रॉयल अमीर फैमिली से आते थे और उन्हें हीजू बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो हमेशा उनसे आगे रहती है। भले ही वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, लेकिन नाजायज़ थी। प्रिंसिपल उसे ऑफिस में बुलाते हैं तो वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ प्रिंसिपल उसे अपना ऑफिस में उसकी तारीफ़ करता है। फिर वो इनडायरेक्टली उसकी हैसियत याद दिलाता है। वो उसे एक गिफ्ट भी देता है, जो कि एक कप था, जो कि पुराने टाइम में एक जीनियस ने बनाया था, लेकिन वो लो कास्ट से था। तो प्रिंसिपल यहाँ हीजू को इनडायरेक्टली मैसेज देता है कि चाहे तुम कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, तुम्हारी जगह हमेशा लो कास्ट में ही रहेगी। हीजू भी ये बात समझ जाती है और गुस्से में उस कप को फेंक देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ दिखाया जाता है वही हीजू एक पावरफुल सीईओ बन चुकी है। कैसल ब्यूटी नाम की कंपनी की हेड है। वो अपने ग्रुप के साथ मीटिंग कर रही थी। वो बताती है कि इस बार सेल काफ़ी गिर गई है। मैनेजर कहते हैं कि अभी भी उनकी कंपनी सर्वे में टॉप पर आती है, लेकिन हीजू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उसका मेन पॉइंट ये है कि कंपनी लॉस में नहीं जानी चाहिए। वो मीडिया मैनेजर को ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ डर्टी ट्रिक सजेस्ट करती है। कहती है जो नंबर 1 पे सीईओ है उसके बारे में जितनी जानकारी हो सकती है सब निकालो, जो भी मिले उसके बारे में आर्टिकल्स लिखो और उसे पब्लिक करो। छोटी सी इशू को बड़ा बनाओ और फाइनेंस मैनेजर को शेयर 50% कम करने के लिए कह देती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं इससे तो बहुत लॉस होगा, लेकिन हीजू हंसते हुए कहती है कि तुम लोग ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो, जैसे तुम्हारे पैसे लॉस में जा रहे हैं। तब सभी लोग हंसने लगते हैं। अचानक हीजू सीरियस हो गई तो सब लोग भी डर जाते हैं। तभी वहाँ उसकी सेक्रेटरी आती है और उसे याद दिलाती है कि उसे ग्रैंड प्रिंस के बर्थडे पर जाना है। वो मीटिंग ख़त्म करने को कहती है, वरना ट्रैफिक हो जाएगा। हीजू इरिटेट होकर कहने लगती है कि मैजेस्टी को आज ही के दिन पैदा होना था। फिर अचानक उसे एक आइडिया आता है और वो मीडिया मैनेजर के कहने लगती है आज मैं तुम्हें एक बड़ी न्यूज़ दूंगी, इसलिए तुम रेडी रहना। फिर वो ये न्यूज़ डलवाती है कि कैसल ग्रुप की सक्सेसर को मैजेस्टी के बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया गया है। रास्ते में उसकी सेक्रेटरी उससे पूछती है कि क्या तुम सच में सक्सेसर बन चुकी हो, क्योंकि अभी तक तो तुम्हारे फादर ने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया है। तब हीजू कहती है नहीं, पर न्यूज़ तो स्पाइसी होनी चाहिए ना। फिर हम नेक्स्ट सीन में ड्रामा के मेन लीड प्रिंस लियान को देखते हैं, जो कि रॉयल फैमिली का ग्रैंड प्रिंस है। यहाँ पर वो शावर ले रहा होता है, क्योंकि रात में वो हंटिंग में गया था। सुबह रूम में बाहर मेड उसे आवाज़ देती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। तभी उसका सेक्रेटरी हायून आता है, जो कि प्रिंस का राइट हैंड है। वो लेडी से कहता है कि वो ग्रैंड प्रिंस को लेके आ जाएगा। हायून अंदर आके देखता है कि लियान राइफ़ल को देख रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या आपने राजा साहब के बर्थडे के लिए गिफ्ट ले लिया। लियान उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है कि सुबह से तो मैं बस खून ही देख रहा हूँ, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला उसके बारे में सोचने का, इसलिए मुझे अब बस आराम करना है। हियोन कहता है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको राजा साहब का बर्थडे सेलिब्रेशन में जाना होगा।
और आज के दिन तो आपको हंटिंग में भी नहीं जाना चाहिए था। अब तक तो आपको प्लेस पहुंच जाना चाहिए था। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें जल्दी से पैलेस के लिए निकलना होगा। लेकिन यी वान उसे इग्नोर करके रूम में चला जाता है। फिर हम इधर पैलेस का सीन देखते हैं जहां बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली है और सारे रॉयल फैमिली मेम्बर्स और रिच लोग ट्रेडिशनल और फॉर्मल ड्रेसेस में आ रहे थे। मीडिया भी सब चीज़ कवर कर रही थी। यहाँ पर एंट्री लेती है हीजू एक रेड कार से। वो निकलती है बोल्ड रेड ड्रेस में, जिसे देख सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं क्योंकि यहाँ सभी को फॉर्मल और ट्रेडिशनल ड्रेस में आना था। वो आते ही एक सेलिब्रिटी की तरह पूरे सारे पोज देने लगती है। यहाँ रिपोर्टर्स बातें करने लगते हैं कि हीजू सच में रेड ड्रेस में आ गई, जिससे सब शॉक होते हैं क्योंकि ये पैलेस रूल के अगेंस्ट होता है। यहाँ रेड कलर सिर्फ किंग के लिए रिजर्व था, लेकिन हीजू को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसका फोकस बस एक चीज़ पे था, वो था अटेंशन, और होता भी वैसे ही है। वहाँ से जाते टाइम हीजू ने पलट के मीडिया को एक लुक दिया फ्लाइंग किस देते हुए, और इसी लुक को हीजू की कंपनी की टीम ने वायरल कर दिया। हीजू ने किस किस ब्रांड की क्या क्या न्यू चीज़ें पहन रखी है, और हेडलाइन थी कि मिस हीजू ने अपनी रेड ड्रेस से सारी स्पॉटलाइट छीन ली। और फिर ऑडियंस ड्रेस को देखकर उसे ऑर्डर करने लग जाते हैं। उसकी कंपनी के प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाते हैं। इधर अंदर सारे गेस्ट एक दूसरे से घुल मिल के बातें कर रहे थे। वहीं हीजू अकेले ड्रिंक कर रही थी। ठीक उसी के पीछे 3 लेडीज़ उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि ये वही लड़की है ना, कासल ग्रुप की दूसरी बेटी। दूसरी लेडी कहती है, बड़ी आई कासल ग्रुप की बेटी, ये चेयरमैन सॉन्ग की नाजायज़ बेटी है, जिसके बारे में इसके 10 साल होने तक किसी को पता नहीं चला था। फिर इसकी माँ जो चेयरमैन सॉन्ग की मिस्ट्रेस थी, उसने इसे चेयरमैन सॉन्ग के पास छोड़ दिया, इसलिए ये कोई ख़ानदानी लड़की नहीं है। इसकी ड्रेसिंग सेंस और हरकतों से तो समझ आ ही रहा है कि ये एक नाजायज़ लड़की है, और क्या ही एक्सेप्ट कर सकते हैं इससे। इसकी ना तो कोई इज्जत है और ना परिवार की फ़िक्र है। ये सब सुनकर हीजू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो वो अपना ड्रिंक ख़त्म करके ग्लास तोड़ के पीछे मुड़कर उन्हें चीयर्स कहती है, जो देखकर वो तीनों भाग जाती हैं। तभी हीजू का हाफ ब्रदर तेजू उसे चिढ़ाने आता है कि इस बार उसकी कंपनी का सेल्स कम है। तब हीजू कहती है, तुम अपनी कंपनी की फ़िक्र करो और सामने से हटो। तेजू कहता है, अपने बड़े भाई की थोड़ी रिस्पेक्ट किया करो, लोग तुम्हारे बारे में सही कहते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। हीजू कहती है, अगला आदमी इज्जतदार होना भी तो चाहिए, और जहाँ तक रही मेरी कंपनी की सेल्स की बात, मुझे तुम्हारी तरह चीप हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। खुद का लॉस करके अपनी सेल्स नंबर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी कंपनी आज भी प्रेफरेंस सर्वे में टॉप पे आती है और तुम कभी नहीं पहुंच सकते वहां। तेजू कहता है, तुम कुछ भी कर लो, तुम अपनी आइडेंटिटी को तो नहीं ना छुपा सकती। भले ही कंपनी की सीईओ बन गई हो, पर रहोगी तो नाजायज़ ही। तेजू कहती है, तुम बहुत बकबक करते हो, टाई की जगह कल से पट्टा पहन के निकला करो, सूट करेगा तुम्हें। ये बोलकर वो उसका टाई को टाइट कर देती है, और अब बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। लेडी सभी को अंदर खाने के लिए बुलाती है, तो अंदर सभी लोग खाने के लिए बैठे हैं। सामने बैठे हुए होते हैं एक राजा, जो कि 8 साल का बच्चा था। उसकी बगल में थी उसकी माँ यानी रानी माँ, और साथ में एक चेयर खाली होती है जो कि ग्रैंड प्रिंस लियान की होती है। असल में राजा अभी माइनर है, इसलिए प्रिंस यान ही एक्टिंग किंग है, यानी राज प्रतिनिधि। राजा अभी माइनर है, इसलिए राजा के बिहाफ पे ग्रैंड प्रिंस यान सारा काम देखता है। तो यान है छोटे राजा का अंकल, यानी छोटा राजा यान के बड़े भाई का बेटा है, और रानी माँ यानी की भाभी है। सभी लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर यहाँ ग्रैंड प्रिंस लियान की एंट्री होती है। वो अपने हंटिंग वाले ड्रेस में ही आया होता है। उसे देखकर रानी माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। यान को देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं, तो वो उन सभी के बीच में से चलकर राजा के सामने आता है। तो लिटिल किंग उसे देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ के बाकी लोग भी बातें कर रहे होते हैं कि किंग के बर्थडे में ये हंटिंग वाले कपड़ों में क्यों आया है। मदर क्वीन यान से कहती है कि तुम्हें इवेंट का ख्याल करके ड्रेसिंग करनी चाहिए थी, जिस पे यान कहता है, ये कपड़े मुझे राजा ने ही गिफ्ट किए थे। राजा कहता है, आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। क्वीन मदर कहती है, फिर भी तुम्हें इवेंट का ख्याल करके उसके मुताबिक ड्रेस चूज़ करना चाहिए था। वैसे भी ये हंटिंग का सीज़न नहीं है। इस पे यान कहता है, हंटिंग का कोई एक सीज़न नहीं होता। वो कहता है,
अब मुझे बैठना चाहिए ताकि हमारे मंत्रीगण और मेहमान भी बैठ सके। ये बोलकर वो अपनी जगह पे बैठ जाता है। वहीं हीजू भी यान को ही देख रही थी। इसके बाद बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। आज रात कोरिया में सारी रात राजा की बर्थडे सेलिब्रेशन चलने वाली थी। वहीं राजा अपने सारे बर्थडे सेरेमनीज वगैरह कर रहे थे। एक पेपर में उन्हें अपनी विशेष लिखनी थी, जिसमें वो अपनी माँ और अंकल यान की हेल्थ हमेशा ठीक रहे ये विश करते हैं और सारी जनता के लिए खुशियाँ विश करते हैं। हीजू रॉयल लेक के पास फायरवर्क्स देख रही थी, तभी सामने यान आता है एक सेरेमनी पूरा करने, जिसमें बहुत सारे फायरवर्क्स होती है, जहाँ हीजू यान को ही देख रही होती है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मिन जी योंगू हीजू को देखकर उससे बात करने आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हीजू उसे पिंक कपड़ों में देख के उसे थोड़ा टीज करती है, तो मिन जी योंगू कहता है, अब मैं रॉयल कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ही ना, वरना दूसरे मिनिस्टर मेरी जान खा जाएंगे। जियोंगू हीजू की काफ़ी तारीफ़ करता है क्योंकि उसके लीडरशिप में कासल ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। उसके बाद वो उससे पूछता है, तुमने ये ड्रेस जानबूझकर पहना है ना, क्योंकि तुम तो जानती हो पैलेस में रेड पहनना अलाउड नहीं है। तुम्हें कंट्रोवर्सी से प्यार है क्या? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। पर हीजू कहती है, मुझे छोटी मोटी कंट्रोवर्सी से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ, कैसल ब्यूटी की CEO हूँ और नाजायज़ बेटी भी। ये सुनकर वो गुस्सा करने लगता है और कहता है, ये कैसी बात कर रही हो। तभी यान का सेक्रेटरी हायोन जियोंग को कुछ कहने आता है, प्रिंस तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जिसके बाद जियोंग वो चला जाता है और यान को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है। उसे देखकर पूछता है कि आप अकेले ऐसे बिना किसी को बताए क्यों चले जाते हैं। यान कहता है, क्यों, तुम्हें डर है कोई मुझे मार देगा? जियोंग कहता है, नहीं, मुझे फ़िक्र है आपके सेक्रेटरी हयोनवो का, वो आपकी फ़िक्र में किसी दिन ज़रूर मरेगा, इससे मैं आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। यान अचानक से उससे पूछता है, तुम शादी कब कर रहे हो? जियोंग कहता है, अचानक से शादी की बात कहाँ से आ गई और आपको मेरी शादी करवा के यहाँ से निकालने की जल्दी क्यों है? यान कहता है, इसका उल्टा है, शादी मेरी होने वाली है। जिसे सुन के जियोंग थोड़ा हैरान होता है। यान कहता है, महारानी मेरी शादी करवाना चाहती है। यान एक रीजेंट है, इसलिए अगर उसकी शादी हो जाएगी तो जियोंग को उसकी सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। तो वो वही कहता है कि वो मुझ पर प्रेशर डाल रही है, तो कहीं मुझे जल्दी शादी ना करनी पड़ जाए, और अगर शादी हो गई तो मुझे यहाँ पैलेस से जाना पड़ेगा। राजा भी बहुत छोटा है, तो सारे काम, चैरिटी इवेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हेरिटेज मैनेजमेंट, सब कुछ तुम्हें देखना पड़ेगा। तुम्हारी लाइफ बहुत मुश्किल होने वाली है। ये सब सुनकर जियोंग परेशान होने लगता है और कहता है, मैं ये सब नहीं कर सकता। इस पे यान कहता है, तो फिर अपना वीटो पावर यूज़ करके इसे रोक दो, क्योंकि रॉयल मैरिज से पहले कैबिनेट से अप्रूवल चाहिए होता है, तो अगर वहाँ से रिजेक्ट हो गया तो शादी भी नहीं होगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाता है। जियोंग कहता है, ये मुझे पहले ही बता देते, बेकार में मुझे डरा दिया। इधर हीजू नेटवर्क ढूंढते हुए एक रिस्ट्रिक्टेड जगह पर आ जाती है। नेटवर्क नहीं था क्योंकि पैलेस के आसपास के सारे एरिया में नेटवर्क पूरी तरह से कट ऑफ कर दिए गए थे। तभी यान वहाँ जाता है और पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गई? हीजू अपना सर झुका के उसे ग्रीट करती है। यान नीचे आकर फिर से नाम पूछता है। हीजू माफ़ी मांगते हुए कहती है, मैं रास्ता भूल गई थी। यान फिर से पूछता है, नाम और पैलेस से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तो हीजू अपना नाम बताती है और कहती है, मेरा कोई रिलेशन नहीं है पैलेस से। तो यान उसकी तरफ आते हुए कहता है, रॉयल फैमिली और पैलेस के स्टाफ के अलावा यहाँ किसी को भी आना मना है, तो तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? हीजू घबराते हुए अपना सर झुका लेती है। तो यान कहता है, मेरे 3 गिनने से पहले अगर तुम चली गई तो मैं भूल जाऊँगा तुम यहाँ कभी आई थी। हीजू एक्साइटेड होकर कहती है, सच में? जिस पे यान थोड़ा और करीब आके कहता है, इतना तो मैं अपनी जूनियर के लिए कर ही सकता हूँ। ये बोलकर काउंटिंग शुरू करता है, पर जैसे ही 3 गिनता है, पैलेस की तरफ से एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है, जो सुन वो हीजू को संभल कर जाने के लिए बोलकर पैलेस की तरफ जाता है, जहाँ सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। ये सब देखकर यान को 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक याद आता है, जब ऐसे ही एक फायर इंसिडेंट में पिछला राजा यानी यान का बड़ा भाई मारा गया था, जिससे वो काफ़ी घबरा जाता है और छोटे किंग को ढूंढने जाने वाला था। तभी जियोंग वहाँ पहुँचता है। वो यान से पूछता है, आप ठीक तो है ना? तभी महारानी वहाँ आती है और बिना कुछ देखे यान को एक जोर का थप्पड़ मार देती है। वहीं हीजू भी यहाँ यान के पीछे पीछे आ गई थी। वो ये सब देख लेती है
महारानी कहती है, क्या तुम एक और राजा की जान लेना चाहते हो? जो सुनकर यहाँ सभी हैरान होते हैं। पर तभी पीछे से छोटे किंग अपनी माँ को बुलाते हैं। क्वीन मदर अपने बच्चे के पास चली जाती है। दूर खड़ी हीजू ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में आग को काबू में लाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर जियोंगू पैलेस की सिक्योरिटी बढ़ा देता है और प्रेस को कंट्रोल करने के लिए कहता है ताकि वो लोग कोई रूमर्स ना फैलाए। इस फायर इंसिडेंट में किसी को चोट नहीं लगी थी, सब अंडर कंट्रोल आ चुका था। पर जियोंगू को इस फायर इंसिडेंट पर डाउट होता है क्योंकि 3 साल पहले ऐसे ही फायर इंसिडेंट में पिछले राजा की डेथ हुई थी। अभी अभी तो रॉयल फैमिली में सब कुछ स्टेबल हुआ था, इतने में एक और फायर इंसिडेंट, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता है। ये बोलकर वो सिक्योरिटी को ध्यान में रखने के लिए बोलकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हीजू पैलेस से बाहर आती है। सेक्रेटरी हैजोंग कहती है, अब आपने क्या किया? वापस से हेडलाइन बनाने के लिए आप जल्दी बाहर आ गई। हीजू बोलती है, नहीं, वहाँ आग लग गई थी इसलिए आ गई मैं। ये सुनकर हैजोंग प्रिंस यान के बारे में पूछने लगती है कि वो तो ठीक है ना। हीजू पूछती है, कहीं तुम प्रिंस यान की फ़ैन तो नहीं हो ना, जो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है? ये बोलकर उसे घर चलने के लिए कहती है। फिर रास्ते में हैजोंग प्रिंस यान की बात छेड़ देती है कि तुम उससे बिल्कुल पसंद नहीं करती ना, तुम दोनों रॉयल एकेडमी में साथ में थे, क्या उन्होंने तुम्हें बुली किया था? हीजू कहती है, मुझे कोई नहीं बुली कर सकता। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक रात हीजू एकेडमी में चुपके से अंदर घुसकर आर्चरी की प्रैक्टिस कर रही थी। बार बार ट्राई करती है पर एक भी एरो टारगेट टच नहीं करता। तभी यान की आवाज़ आती है, कौन हो तुम? डर की हीजू भागने लगती है लेकिन यान उसे रोक लेता है और कहता है, अगर तुमने गलती की है तो पनिशमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ से भाग के कोई फ़ायदा नहीं है, पकड़ी जाओगी, इससे तुम ही मुश्किल में पड़ोगी। इसलिए बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हीजू मजबूरी में उसे अपना नाम बताती है। जब यान को उसका नाम और हाउस पता चलता है तो यान उसे रूल समझाते हुए कहता है, तुमने नाइट रूल ब्रेक किया है। हीजू बोलती है, उसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए थी क्योंकि कंपटीशन आने वाली है। यान कहता है, तो क्या तुम रूल्स तोड़ोगी? 10th ग्रेड से नीचे वालों को रात के 11 बजे के बाद डॉर्मिटरी से निकलना मना है, ये बात पता है ना? और इस रूल को तोड़ने पर 20 डिमेरिट पॉइंट मिलेंगे, ये भी जानती हो। और दिए हुए टाइम से ज़्यादा कोई स्कूल प्रॉपर्टी यूज़ करने से पहले प्रिंसिपल का अप्रूवल लेना पड़ता है और इस रूल को तोड़ने पर 10 डिमेरिट पॉइंट मिलते हैं। ये सुन के हीजू कहती है, तो प्रिंस आप भी यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब आपको भी डिमेरिट पॉइंट मिलेंगे। ये सुनकर यान प्रिंसिपल का अप्रूवल लेटर निकालता है और कहता है, मैं तो अप्रूवल के साथ आया हूँ। हीजू पूछती है, ये तुम्हें कैसे मिला, जबकि प्रिंसिपल ने खुद तुम्हें मैथ से चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए मना किया था। और तो और यहाँ की चाबी किसी दूसरे स्टूडेंट के पास कैसे मिली? ये चाबी दिखाते हुए कहती है, ये चाबी 9th ग्रेड के मिनसुक के पास थी। अगर यहाँ आर्चरी रिंग्स यूज़ करना मना ही था तो उसके पास ये चाबी कहाँ से आई? उसके पास यहाँ की चाबी है और आपको यहाँ आने की परमिशन है, पर मुझे नहीं। स्कूल मैनेजमेंट भेदभाव करता है, इसलिए मुझे डीमेरिट पॉइंट का लेक्चर मत दो। मुझे बस इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। फैसिलिटीज़ मेरे राइवल को मिलती है जो मैं वो लेकर रहूँगी। यान कहता है, तो क्या इसके लिए तुम उसके लेवल तक गिर जाओगी? हीजू कहती है, बिना प्रैक्टिस के हारने के बजाय मैं गलत तरीके से यूज़ करके अपना हक छीन कर जीतूँगी। ये बोलकर जाने लगती है, पर फिर वो वापस आकर यान को ग्रीट करके चली जाती है, जो देखकर यान स्माइल करता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हीजू उस मोमेंट को याद करते हुए बोलती है, वो लड़का कितना ज़्यादा रूड था। नेक्स्ट मॉर्निंग क्वीन मदर यान से मिलने आती है और कल उसे थप्पड़ मारकर वो सब कहने के लिए सॉरी बोलती है। अपने बेटे की सलामती की फ़िक्र में मैंने बिना सोचे समझे कल आप पे हाथ उठाया और गलत बातें बोली। यान कहता है, प्राइम मिनिस्टर जियोंगू एक्शन लेने वाले थे, लेकिन अब जब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं उन्हें रोक दूंगा। इसमें मदर क्वीन को और गुस्सा आता है। वो कहती है, कल जब आग लगी तो सबको लिटिल किंग की बजाय आपके चेहरे पर लगे एक कट की ज़्यादा फिक्र थी। इस बात से उसे ज़्यादा गुस्सा था कि यान के आगे उसके बेटे को कोई नहीं पूछता। आम जनता और महल के लोग यान को बहुत पसंद करते हैं। इसमें यान कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। किंग अभी भी बहुत छोटा है, वो रॉयल फैमिली के काम नहीं संभाल सकता, तो सब मुझे संभालना पड़ता है। और एक रीजन होने के नाते भी मेरे पास पॉलिटिशियन बिजनेस की कोई स्पेशल पावर नहीं है। मेरा काम हमेशा चुपचाप अपना ड्यूटी निभाना रहा है। असल में महारानी को यान के इन्फ्लुएंस से प्रॉब्लम हो रही होती है। इनके बेटा किंग है, लेकिन यान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है
क्योंकि यान के एक दफ़ा कहने पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेके बिजनेसमैन तक इसका कहा हुआ काम कर देते हैं। तो इनके कहने का मतलब था कि यान ने राजा को ही ओवरशैडो कर दिया है। ये सुन यान को अपना बचपन याद आता है, जब उसे एग्ज़ाम में 100 में 100 मिले थे, तब भी उसके डैड खुश नहीं हुए थे। उसके डैड बार बार याद दिलाते थे कि वो कभी प्रिंस के खिलाफ ना जाए। भले ही वो बचपन से बहुत ब्रिलियंट रहा हो, पर वो कभी क्राउन प्रिंस नहीं बनेगा। इसलिए 2 बार उसका टाइटल क्राउन प्रिंस से ग्रैंड प्रिंस पे बदल दिया गया। इसका मतलब वो राजा कभी नहीं बन पाएगा। यान को राजा का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसने कभी आवाज़ नहीं उठाई। और अब क्वीन मदर भी यही चाहती थी। यान उससे पूछता है, आपको मुझसे चाहिए क्या? क्वीन मदर कहती है, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा राजा के साथ एक स्ट्रॉन्ग पिलार की तरह साथ रहो। यान कहता है, मैं वही तो कर रहा हूँ। तो क्वीन मदर कहती है, तो फिर शादी के लिए मान जाओ और मेरी पसंद की लड़की से शादी करो। ये करके साबित करो कि तुम हमेशा राजा के साथ लॉयल हो। इधर हीजू के लिए भी उसके डैड ने एक रिश्ता देखा था, जिसके लिए हीजू साफ मना करती है, क्योंकि उस लड़के में कुछ भी खास नहीं था। वो बस एक छोटी सी कंपनी का CEO था। हीजू कहती है, कम से कम मेरे बराबर का तो कोई ढूंढो। तभी तेजू और उसकी वाइफ आती है। वो कहते हैं, तुम्हारे लायक सबसे बेस्ट रिश्ता यही मिला। हीजू समझ चुकी थी कि ये लोग शादी के बहाने उसे बस फैमिली से निकालने का सोच रहे थे। उसकी भाभी का कहना था कि अरेंज मैरिज में लोग छोटी छोटी डिटेल्स चेक करते हैं। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रही थी कि इसे किसी ऐसे वैसे से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि है तो वो एक नाजायज़ बेटी ना, तो उसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। इस पर हीजू कहती है, अगर आपने छोटी छोटी डिटेल्स चेक की थी तो इस नालायक से शादी क्यों की, जो किसी काम का ही नहीं है। इस बात से दोनों भाई बहन की बहस होने लगती है, तो उनके डैड उन्हें चुप होने को बोलते हैं। हीजू साफ कह के चली जाती है कि मैं तो इस लड़के से शादी नहीं करने वाली। इधर हायोन को क्वीन मदर की बात सुनकर हैरानी होती है। वो कहता है, अब तक तो क्वीन मदर आपकी शादी करने के खिलाफ थी और अब आपकी शादी करना चाहती है, वो भी उनकी पसंद की लड़की से। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। यान ने क्वीन मदर को कोई जवाब नहीं दिया था, इसलिए वो भी बस इस बारे में सोच ही रहा था। इधर हीजू का मूड बहुत ख़राब था, तो वो अपने डैड की सारी भड़ास अपने एम्प्लॉयज़ पर निकालती है। हैजोंग उससे कहती है, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। उधर हम महल में देखते हैं, यान महल से बाहर अपने प्राइवेट रेसिडेंस जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात होती है मिस्टर जिन पियोंग से, जो कि क्वीन मदर के डैड थे और रॉयल कोर्ट के मिनिस्टर भी थे। वो यान को अपने प्राइवेट रेसिडेंस में जाने वाली बात सुनकर मिनिस्टर पियोंग कहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी का क्या होगा अगर आप पर कोई मुसीबत आ गई तो। यान कहता है, मुझे लगा था आप खुश होंगे मेरे पैलेस से जाने पर आपने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया मेरी फ़िक्र जताकर। ये बोलकर वो अपने प्राइवेट रेसिडेंस के लिए निकल जाता है। उसके बाद मिस्टर इन पियोंग क्वीन मदर से मिलने आते हैं, जहाँ क्वीन मदर को अभी भी यही लग रहा था कि वो फायर इंसिडेंट यान नहीं करवाया था। वो यही शिकायत कर रही थी कि यान को कोई भी कुछ नहीं कहता, वो हमेशा अपनी मनमानी करता है। तो मिस्टर इन पियोंग कहते हैं कि ग्रैंड प्रिंस यान को सभी लोग पसंद करते हैं। अपने पेरेंट्स और भाई को खोने के बाद भी वो अपने छोटे भतीजे के लिए राज प्रतिनिधि बनकर काम कर रहा है। रॉयल फैमिली के वारिस की रक्षा कर रहा है, रॉयल क्राउन की रक्षा कर रहा है, जिस पर क्वीन मदर कहती है, यही तो इशू है। इधर हीजू अपने लिए खुद ही लड़का ढूंढ रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके डैड किसी अरे गहरे के साथ उसकी शादी करा देंगे। पर हीजू को अपने जितना काबिल कोई मिल ही नहीं रहा था, तो वो हैजोंग को पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन तक सबकी मैट्रिमोनी प्रोफाइल चेक करने को कहती है, पर कोई बात नहीं बन रही थी। हीजू तंग आके कहती है, मैं ज़्यादा थोड़ी मांग रही हूँ, बस कोई ऐसा मिले जो मेरे स्टेटस के बराबर हो। इतना भी कुछ इम्प्रेसिव नहीं चाहिए, बस मेरी ब्यूटी काबिलियत और स्टैंडर्ड मैच करे। ऐसे भी नहीं कि मैं कोई रॉयल ख़ानदान ढूंढ रही हूँ। ये बोलकर वो रुक जाती है और उसे कुछ आइडिया आता है। इधर यान अपने प्राइवेट रेसिडेंस में होता है, जहाँ हायोन आकर उसे कहता है, आर्टिकल दिखाता है और जिसमें रॉयल मिनिस्टर और पब्लिक यान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे राजा के बर्थडे सेलिब्रेशन पर हंटिंग वाले कपड़े पहन के आने के लिए। हायोन कहता है, मैंने इसलिए मना किया था आपको कि ये पहन के मत जाइए। यान पूछता है कि उस रात के फायर इंसिडेंट के बारे में कोई न्यूज़ है क्या। हायोन कहता है, अब तक तो ऐसा कुछ नहीं है। यान कहता है, शायद जल्दी मेरा नाम एक और बार ट्रेंड करेगा।
इधर हीजू के ऑफिस में यान के काफ़ी चर्चे चल रहे थे क्योंकि यान कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं था। हाजोंग यान की तारीफ करते हुए हीजू के पास आती है और बताती है ग्रैंड प्रिंस यान अभी हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं, उन्हें लेकर इंसाइन हाइप है। तो उसके बारे में आर्टिकल पढ़ते हुए हीजू कहती है ये इतना भी बुरा नहीं है। हाजोंग पूछती है आखिर आप ग्रैंड प्रिंस यान के बारे में क्या सोच रही हैं? जो सुन हीजू स्माइल करती है। इधर हायोन परेशान हुए जा रहा था क्योंकि यान को लेकर कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो रहा था, इसलिए वो यान से एक स्टेटमेंट इशू करने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि आपका कोई दूसरा इरादा नहीं था ग्रैंड प्रिंस के बर्थडे पर वो हंटर वाला ड्रेस पहनने का। पर यान इस न्यूज़ आर्टिकल पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इधर हाजोंग कहती है ऐसा नहीं हो सकता, आप ग्रैंड प्रिंस यान से शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती हैं? हीजू कहती है क्यों नहीं? हाजोंग कहती है कहीं आपने कुछ पिया तो नहीं है ना? तो हीजू कहती है सोच कर देखो, मेरी जितनी काबिल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और अमीर ग्रैंड प्रिंस यान को कहाँ कोई लड़की मिलेगी? हाजोंग कहती है क्या आपने ये बात किसी और से कही है? नहीं ना? हीजू कहती है नहीं, पर मैंने यान से मिलने के लिए एक रॉयल ऑडियंस रिक्वेस्ट भेजी है। दरअसल ग्रैंड प्रिंस यान से मिलने के लिए एक रॉयल ऑडियंस रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है जिसे वो एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ही कोई यान से मिल सकता है। तो यान के पास काफ़ी सारी ऑडियंस रिक्वेस्ट आई थी पर वो सभी को रिजेक्ट कर देने के लिए कहता है। हायुन बताता है कि उनमें से एक कैसल ब्यूटी की सीईओ भी है सोंग हीजू, पर यान उसकी रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर देता है। हाजोंग कहती है ये तो होना ही था, इतना आसान थोड़ी है ग्रैंड प्रिंस यान से मिलना, और आपने तो कोई रीज़न भी नहीं दिया था उनसे मिलने का। हीजू कहती है तो क्या लिखूँ मैं, तुमसे शादी करना चाहती हूँ? हाजोंग कहती है ये तो बिल्कुल भी नहीं लिखना। हीजू कहती है ये तो कुछ ज़्यादा ही भाव खा रहा है। इधर यान ने ना कोई स्टेटमेंट जारी की थी और ना ही वो किसी मिनिस्टर से मिल रहा था, जिससे क्वीन मदर उससे और ज़्यादा चिढ़ जाती है। इधर हायुन बताता है मिस सोंग हीजू ने फिर से एक ऑडियंस रिक्वेस्ट भेजी है, पर इस बार दूसरे नाम से। पिछली बार लिखा था सोंग हीजू सीईओ ऑफ कैसल ब्यूटी, इस बार लिखा है कासल ग्रुप के चेयरमैन सोंग की दूसरी बेटी। यान फिर से रिजेक्ट कर देने के लिए कहता है। इस तरह हीजू और 10-15 बार रिक्वेस्ट भेजती है, लेकिन हर बार यान उसे रिजेक्ट कर देने के लिए कहता है। तो बार बार रिजेक्ट होकर हीजू परेशान होती है और इधर हायोन भी परेशान होता है। तभी हीजू को याद आता है कि बर्थडे वाली रात जब वो पैलेस के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चली गई थी, तब यान ने कहा था मेरे 3 गिनने से पहले अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हारे यहाँ आने के बारे में भूल जाऊँगा। इतना तो मैं अपनी जूनियर के लिए कर ही सकता हूँ। जिससे उसे एक आइडिया आता है और वो इस बार लिखती है एज यान की जूनियर। हायोन आकर यान को बताता है कि मिस हीजू ने फिर से एक रिक्वेस्ट भेजा है, पर इस बार लिखा है आपकी जूनियर हीजू को सीनियर ग्रैंड प्रिंस यान से थोड़ी गाइडेंस चाहिए। जो सुन यान काफ़ी सरप्राइज होता है एंड स्माइल करके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने को कहता है। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड देखकर हीजू बहुत ज़्यादा खुश होती है और शाम को अच्छे से तैयार होकर यान के प्राइवेट रेसिडेंस पहुंच जाती है, जिसके यान से मिलने की खबर क्वीन मदर तक पहुंच जाती है क्योंकि उनकी एक स्पाई यान के प्राइवेट रेसिडेंस में मेड है। इधर फाइनली हीजू और यान आमने सामने बैठे होते हैं। यान कहता है समझ नहीं आ रहा तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, तुमने इतने सारे नाम से जो रिक्वेस्ट भेजी थी, तो बताओ मुझसे क्यों मिलना था? हीजू अपने बैग से एक रेड कलर का लेटर जैसा कुछ निकालती है, उसे यान के सामने रख कर कहती है मुझे आपको प्रपोज़ करना था, चलिए शादी कर लेते हैं। ये सुन के यान शॉक्ड एंड सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पर हमें एक एपिलॉग सीन दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस के बर्थडे वाले शाम, जब यान रॉयल लेक के पास फायरवर्क जलाने आया था, तब दोनों ने ही एक दूसरे को देखा था। फिर 2009 में आर्चरी रैंक को लेकर हीजू ने जब यान को इतने कुछ सुना दिया था, तब अगले दिन वो स्कूल में काफ़ी परेशान हो रही थी क्योंकि उसने ग्रैंड प्रिंस और रॉयल फैमिली की इंसल्ट की थी, तो उसे डर था कि स्कूल से निकालने का और पनिशमेंट का। पर तभी उसकी फ्रेंड आकर उसे बुलाती है और एक अनाउंसमेंट के बारे में बताती है, जहां यान के कहने पर अब से आर्चरी रेंज सभी के लिए हर टाइम खुला रहेगा और सभी को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। ये देखकर हीजू काफ़ी सरप्राइज हुई थी। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।